we picked up on macro ka first topic, GDP and all. So let me just go over those just the basic pointers. We started off with GDP. You should be able to tell what GDP is and how GDP can be measured from the total output ka method we did total income, I believe, and we did the total expenditure. I think today total expenditure ke upar we're going to talk a lot about it. Total expenditure. फिर उसके बाद हमने जीडीपी को जीएनआई का कन्वर्जन दिखाया था कि किस तरीके से you basically take the GDP and you add something called a net property income from abroad, all those dividends, interest, and rent, and profits and interest payments that you get from abroad. फिर उसके बाद net national income, which is basically you take the GNI और फिर उसके अंदर you actually subtract the depreciation. उसका दूसरा टर्म हमने क्या बोला था, capital consumption, right? तो ये तीन चीजें तुमको आनी चाहिए. GDP, you should know GNI, you should know NNI, and one more thing which you have to learn after this point is that sometimes these things, all GDP, GNI, NNI, are given in something called a factor cost. Please unmute whoever it is. And sometimes it is given in market prices. तो ये कन्वर्जन आना चाहिए दोनों के अंदर. क्या फर्क है factor cost versus market price? So, you know, an example could be, let's suppose a restaurant can use the 4 factors of production and create a dish for 1,000 rupees. तो ये इसके लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को यूज करके 1,000 रुपीज की आपको पड़ती है. ठीक है, तो ये इसकी प्राइस हो गई एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट समटाइम्स दे इवन कॉल इट फैक्टर प्राइस. ओके, लेकिन what happens is when your bill comes, you see that it's not 1,000 rupees that you're paying for it. There is an additional 13% that you have to pay. So, and what you end up paying is 13% के हिसाब से 1,130, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, क्योंकि इस पे टैक्स लगेगा. और अगर गवर्नमेंट इसी देश के ऊपर 1,000 रुपए के ऊपर, लेट्स सपोज रेस्टोरेंट को दे गिव सब्सिडी कि आप 200 रुपए ऑफ कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को एंड विल पे फॉर दैट प्राइस, तो फिर मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? फिर मार्केट प्राइस हो जाएगी 1,000 की जगह 200 माइनस कर लो तो 800 रुपए हो जाएगी. That would be your market price in another case. So technically what's going on is जब GDP मार्केट प्राइस पे दी हुई है, तो इस मार्केट प्राइस के अंदर बेसिकली टैक्स लग के उसकी प्राइस ऊपर गई भी है और सब्सिडी की वजह से उसकी प्राइस थोड़ी बहुत नीचे भी आई है. तो आपने अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से वो जो टैक्स की वजह से मार्केट प्राइस ऊपर गई है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करें, और सब्सिडीज की वजह से जो मार्केट प्राइस नीचे गिर गई थी आप उसको वापस से ऐड ऑन करें. तो ये आपके पास निकल आएगा बेसिकली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का ये फॉर्मूला है. मार्केट प्राइस में टैक्सेशन लगा हुआ है, यू सब्ट्रैक्ट दैट और सब्सिडीज को ऐड कर ले, एंड देन इट वुड बी ट्रू द अदर वे आल्सो. ये फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और मार्केट प्राइस तुमको निकालना है, तो ऑब्वियसली फिर फैक्टर कॉस्ट जो है उसके, अगर मार्केट प्राइस निकालना है, आई थिंक मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट पे फिर तुमने सब्सिडीज को ऐड कर, सॉरी टैक्सेशन को ऐड करना है और सब्सिडीज को माइनस करना है.
So that's our agenda for yesterday. assignment Please mute करो. Yeah, please make sure that your mics are off. ओके जी, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ही फ्रेश आइडिया है कोर्स के हिसाब से, बट लेट मी वर्क विद इट. A concept, let me share it on the screen. Circular flow of income बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है. एमसीक्यूज के अंदर टेस्ट होगा. आई डाउट इसके ऊपर कोई ऐसे बने, हाईली अनलाइकली. मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल बन सकता है इसके ऊपर. पर कॉन्सेप्ट देखो जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है. इकोनॉमी में मल्टीपल सेक्टर इकोनॉमीज होती है. ये जो हमने जीडीपी निकाला था जीडीपी का एक मेथड निकाला था, टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड, राइट. टोटल एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, ठीक है. एग्रीगेट का मतलब ही टोटल. तो उसमें हम कहते हैं कि ठीक है, पाकिस्तानी जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं 350 बिलियन यूएस डॉलर्स के, वो किसने खरीदे? तो हमने कहा लोगों ने खरीदे, हाउस होल्ड ने खरीदे. और किसने खरीदे? बिजनेसेस ने खरीदे, मशीन्स वगैरह. और किसने खरीदा? गवर्नमेंट ने खरीदा. और फॉरेनर्स ने खरीदा. लेकिन उसमें से एम माइनस कर दो, क्योंकि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर फॉरेन गुड्स भी हो सकते हैं, तो वो पाकिस्तान की जीडीपी का हिस्सा नहीं है, बिकॉज दिस इज डोमेस्टिक, राइट. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एम. अब बात यह है कि 2 3 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात होती है. 2 सेक्टर इकोनॉमी आपकी सबसे बेसिक होती है. इससे कम तो हो ही नहीं सकती इकोनॉमी, बिकॉज एक तरफ आपको बिजनेस चाहिए और दूसरी तरफ आपको कंज्यूमर्स चाहिए. बिजनेस और कंज्यूमर्स जब आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो आपकी इकोनॉमी क्रिएट होती है. इकोनॉमी है क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक बंदा बनाएगा, एक बंदा बेचेगा. तो ये आपकी 2 सेक्टर है और इससे कम तो हो ही नहीं सकती 2 सेक्टर से कम. फिर उसके बाद हम जाते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी. 3 सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन इसको हम बोलेंगे 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. ये हो गई आपकी 3 सेक्टर क्लोज्ड. का क्या मतलब हुआ कि इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का कोई एलिमेंट ही नहीं है. ओके. और उसके बाद हम जाते हैं आखिरी जो मेजर है, द एंटायर 4 सेक्टर इकोनॉमी. ये 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी कहलाई जाती है, बिकॉज इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाता है एक्स माइनस एम का. ठीक हो गया. अब इस बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं. All right, let me just remove this for a second. अब एक सर्कुलर फ्लो है. I should have done this yesterday also, but let's do it one more time. एक रिलेशनशिप है. Like I said, सबसे कम जो है आपके पास 2 सेक्टर तो होनी ही चाहिए. तो 2 सेक्टर में if you notice on the screen, what I have is firms on one side and I have households on the other side. We got to talk about their relationship. Firms and households, producers and consumers, basically. Household consumers हैं, firms को producers कह लेते हैं. इनके 2 मेजर रिलेशनशिप है. पहली रिलेशनशिप हमने ये कही कि हाउसहोल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं. ऑब्वियसली फ्री मार्केट आइडिया थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ 2 सेक्टर के अंदर, कि हाउस होल्ड ओनरशिप है उनके पास, क्योंकि
टू सेक्टर है ना, गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी कि देयर इज गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। बहुत ही सिंपलिस्टिक अनरियलिस्टिक आइडिया है, बट यू नो फॉर स्टार्टिंग दिस इज हाउ वी गो अबाउट थिंग्स। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किए फर्म्स को। फर्म्स ने उसके बदले में, यही 4 फैक्टर्स के बदले में इनके रिवॉर्ड पे किए हाउस होल्ड को। लैंड के बदले में रेंट, लेबर को मिल गई उसकी वेजेस, कैपिटल के बदले में मिल गया इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिल गया उसका प्रॉफिट। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस जो दिए हैं हाउस होल्ड ने फर्म्स को, फर्म्स ने उनको कंबाइन किया, एंटरप्रेन्योर ने इन 3 फैक्टर्स को कंबाइन किया, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दिए कि आप खरीदे। हाउस होल्ड ने उसके बदले में ये जो पैसे आ रहे हैं पेमेंट कर दी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दे बॉट। So technically, this is how an economy functions in a most simplistic way. There is no international trade here. There is no government over here. But this is generally how things are working. तो इस बहुत ही बेसिक से आइडिया से हमने एक बात डिड्यूस की कि देखें जी, जो जीडीपी है, जो मैंने पीछे भी कराई, कि जो जीडीपी है उसके अंदर इफ यू नोटिस किया, मैंने मेंशन किया है टोटल आउटपुट मेथड, टोटल इनकम मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली। तो ये तीनों $350 बिलियन की वैल्यू बनती है तीनों मेथड से। तुम तीनों में से कोई सा भी मेथड, फॉर एग्जाम्पल दिस व्हाट आई एम सेइंग, जो हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिए, उसके बदले में उन्होंने 350 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ की मार्केट वैल्यू की प्राइस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचे। ठीक है, तो आउटपुट मेथड कह रहा है आपने 350 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस किया। ये हो गया टोटल आउटपुट मेथड बेस्ड ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस के हिसाब से। हाउस होल्ड ने उसके बदले में 350 बिलियन की पेमेंट्स की, एक्सपेंडिचर, राइट। हाउस होल्ड ने जो एक्सपेंडिचर किया, अब वी आर अज्यूमिंग कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन बॉट, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर लिख दिया जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 350 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ का हो गया। तो दैट्स फाइन। और जो फर्म्स ने पैसे कमाए उस पैसे का क्या किया? वेल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी पेमेंट्स कर दी। तो जो टोटल इनकम निकला वो भी 350 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो इससे हमने डिड्यूस किया कि जीडीपी के जो तीनों नंबर्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, इनकम और आउटपुट, ये 350 बिलियन बनता है, और ये पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, घूमता रहता है। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बट ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक और सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये कभी कभार ऐसे भी तो होता है कि कलेक्टिवली, अब सोचो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर किस्म के लोग जो तुम्हारी पूरे 4 प्रोविंसेस के अंदर रहते हैं, 4 है 5 है, आई एम नॉट श्योर यार, आई थिंक 4 प्रोविंसेस जो हैं उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, जो 350 बिलियन टोटल कमाया उसमें से मैं भी इसका हिस्सा हूँ, जो मुझे सैलरीज वगैरह मिली हैं फॉर वट एवर एंड यू पेड टू द स्कूल एंड ऑल, वो सब इस 350 बिलियन में इंक्लूसिव है। So let's suppose I save some amount of money, and just like me, a lot of Pakistanis save some X amount of money. Let's say almost, बहुत हाई वैल्यू बता रहा हूं, बट 50 बिलियन पाकिस्तानियों ने सेव करके इस सर्कुलर फ्लो में से निकाल के साइड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अजम्पशन, घर में तकिए या बिस्तर के या पानी की टंकी में नहीं रखा हुआ, ये उन्होंने बैंक में ले जाके रख दिया है, सेविंग्स अकाउंट वगैरह में। तो ये अब नोटिस करो कि जब ये इनकम्स आई थी हाउस होल्ड के पास, उसने 50 बिलियन ऑन द साइड कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो ऑलमोस्ट 50 बिलियन की कम स्पेंडिंग करेंगे।
तो ये टोटल एक्सपेंडिचर 350 बिलियन का नहीं होगा, बट रादर 300 बिलियन का होगा जो फर्म्स के पास आएंगे। जब फर्म्स के पास ही पैसे कम आ रहे हैं तो वो नेचुरली आउटपुट भी कम प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देंगे। तो ऑटोमेटिकली इस 550 बिलियन के निकलने की वजह से इस इकोनॉमी में पैसे कम हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लीकेज फेस करना पड़ेगा। इसको लीकेज या विड्रॉल कह लेते हैं, चलो विड्रॉल कहते हैं इसको, विथड्रॉल। इस सिस्टम में से 50 बिलियन विड्रॉ हो गए, इसको हम कहते हैं सेविंग। अब इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है, क्योंकि इफ यू नोटिस इनकम 350, 50 बाहर हो गए, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था वो 350 का प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एक्सपेंडिचर 350 का नहीं हो रहा है, तो फर्म्स 50 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स बेच नहीं पाए हैं, तो ये अब एक इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है। हम कहते हैं कि देखें जी, ऐसे नहीं हो रहा। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हर वक्त एग्जिस्ट करता है, ये बहुत बड़ी अजम्पशन है और बहुत ही गलत अजम्पशन है। एज वी कैन सी नाउअडेज कि न्यू लिबरल्स ने जो ये हमें पूरी थ्योरीज बताई हैं, ये काफी हद तक चैलेंज है, बिकॉज रियलिटी के अंदर ये चीजें हो नहीं रही। हमारी अजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड ने जो 50 बिलियन साइट किए हैं वो इकोनॉमी में वापस से फर्म्स की इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ जाती हैं, क्योंकि वो जो आपने 50 बिलियन निकाल के बैंक्स को के अंदर रखे थे, बैंक्स ने उसको आगे बिजनेसेस को दे दिए हैं कि आप जाएं और एक्सपेंशन करें और मशीन खरीदें, और उस तरीके से ये पैसा वापस से सिस्टम में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर आइडिया को हम कहते हैं इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है। तो विड्रॉल से जो पैसा बाहर गया वो इंजेक्शन के थ्रू वापस से सिस्टम के अंदर आ जाएगा और सर्कुलर फ्लो इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ टू सेक्टर है जहां हम C&I, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, टू सेक्टर से लेके जाते हैं बात को थ्री सेक्टर के ऊपर। थ्री सेक्टर क्लोज में, थ्री सेक्टर क्लोज में गवर्नमेंट आ जाती है, और गवर्नमेंट भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाती है, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड वगैरह से टैक्सेशन भी करती है कभी कभार, और टैक्स से जो पैसा निकल जाता है उसको हम विड्रॉल कहेंगे, क्योंकि टैक्स की वजह से ना हाउस होल्ड हैव लेस मनी सो दे कैन स्पेंड लेस मनी, एंड सो ये सिस्टम में पैसा कम हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट वो टैक्स ले क्यों रही है, क्योंकि उनको खर्चे करने हैं। तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक मेरिट वगैरह पे स्पेंडिंग करके उस पैसे को वापस से सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अगेन द असम्पशन इज बिल्कुल बैलेंस बजट वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट जितने टैक्सेशन से पैसे निकाल रहा है उतने ही स्पेंड करके इकोनॉमी में वापस ले आता है। देयर इज नो बजट डेफिसिट। टेक्निकली बजट डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है और टैक्स कम मिल रहा है। कहां से आ रहे हैं? उधार से आ रहे हैं ऑब्वियसली, बट वी आर इग्नोरिंग दैट फैक्ट। लास्टली फोर्थ सेक्टर पे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर आएंगे। तो इस सिस्टम में से इंपोर्ट की वजह से, जैसे पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू दिस इशू, इंपोर्ट की वजह से पैसा बाहर निकल जाता है इस सिस्टम में से, और हमारी कोशिश होती है कि एक्सपोर्ट को के थ्रू उस पैसे को इस पूरे सिस्टम में दोबारा लेकर आया जाए। तो दो बातें हैं based on this circular flow of income. They can literally give you this diagram and they can miss out an element, and they can ask you कि वो कौन सा element है जो missing है. So you should be able to explain that obviously in terms of what I have given you here. तो थोड़ा सा practice करोगे तो automatically you will be able to do this stuff. Okay जी, तो इस बात को लेके I want to establish a few things here. An idea of equilibrium and an idea of disequilibrium. इस साल
बड़ा उन्होंने फोकस भी किया कि आप प्लीज जाके अपने बच्चों को बताएं कि जब इक्विलिब्रियम के बारे में लिखते हैं तो फिर हम डिसइक्विलिब्रियम के बारे में भी लिखते हैं। ठीक, तो एक इक्विलिब्रियम होता है जब इनकम जो लोगों के पास आ रही हैं वो मैच कर जाए जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। होता क्या है देखो, we'll do a little complex thing. Right, let me take this on the side. Okay. So one thing I want to say about this is this. एक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दोनों जीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक टोटल इनकम जो लोगों ने कमाया और दूसरा हो जाता है जो लोगों ने खर्च किया। तो होता कुछ यूं है, जितनी अगर लोगों ने 350 बिलियन यूएस डॉलर्स पाकिस्तान में कमाए हैं फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे प्रोवाइडेड अबाउ, दे स्पेंड द एंटायर 350 बिलियन। ये इक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन वुड बी कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, या इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम कहलाए जाते हैं, बिकॉज एक पॉइंट पे अर्निंग ज्यादा है, स्पेंडिंग कम है, वो भी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए। और एक तरफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है और अर्निंग कम है, वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है कि जो पैसा विड्रॉ होके बाहर निकला है वो ही पैसा इंजेक्ट होके वापस से सिस्टम में आ जाता है। ओके, तो जो पैसा विड्रॉ हुआ है सिस्टम में से, वो अगर ज्यादा है, जो पैसा जो वापस आया है, तो इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। बिकॉज इकोनॉमी में से एक फाउंटेन में से तुम अगर पानी निकाल दो तो फाउंटेन की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। फाउंडेशन विल द the fountain is not going to work in the best possible way. और अगर विड्रॉल कम है और इंजेक्शन ज्यादा है, इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो करेगी। ओके, बिकॉज एक न्यू फ्रेश मनी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, कहीं से इंजेक्ट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी इज एट ऑलवेज। विड्रॉल्स के अंदर हमने 3 विड्रॉल्स पढ़े जो तुमको याद होने चाहिए। 3 सेक्टर के 3 विड्रॉल। सेविंग, गवर्नमेंट आती है तो टैक्सेशन, और ट्रेड खोलते हो तो इंपोर्ट। और दूसरी तरफ सेविंग्स के बदले में इन्वेस्टमेंट आती है, टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, और इंपोर्ट के बदले में आप एक्सपोर्ट करते हैं। इफ दीज टू थिंग्स मैच, आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के दो आइडियाज हैं। एंड आई शो यू सम एमसीक्यूज, लेट मी शो यू सम एमसीक्यूज ऑन दिस। और ये दो इक्विलिब्रियम, let me show you the type of MCQs that you can face now. Okay, um let me see. All right, let's do these. Take a moment and let's do this. Pehla, what is not a leakage? Leakage मतलब withdrawal. मैंने तुमको withdrawal के point of view से किया है, but you know you're okay with both words, जो मर्जी है यूज करो। Which is not a withdrawal? हमें पता है विड्रॉल क्या क्या है। STM, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट। तो अब इसमें से या तुम्हारे सर्कुलर फ्लो में से कौन सी चीज पैसा नहीं निकाल रही है? तो एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, ये तो इंपोर्ट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस,
ये तो टी हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, हो क्या रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये क्या है? यू नो हाउ वो जो हम बिजनेसेस के सर्कुलर फ्लो के अंदर जो बिजनेसेस को पैसे मिले एंड दे वर सपोज टू गिव दैट मनी back to its rightful owner so that they could do their expenditures and all. So basically, by not giving them that money back, you're sort of like pulling that money out of the system. D को देख लेते हैं, unemployment benefits. Unemployment benefits is you giving money to the people. ये वैसे गवर्नमेंट के हिस्से में आ जाता है. It's an injection into the system, right? Undistributed profit जो है वो एक तरीके का withdrawal हो रहा है system में से. So it is a leakage because you're not giving people their money back. So unemployment benefits is an injection, which is new money coming into the system. So वो एक इंजेक्शन होना चाहिए. फिर इसी तरह से और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल, ऑब्वियसली जब तुम पूरा कोर्स कर लोगे तो you'll have a much better understanding of कि ये ट्रेड बैलेंस क्या है और बजट सरप्लस क्या है. Sort of like give you basic ideas of it कि ट्रेड बैलेंस में अगर सरप्लस है, ट्रेड बैलेंस होता है जब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं. तो अगर ये सरप्लस है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट्स इज मोर देन इंपोर्ट्स. इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंजेक्शन है वो ज्यादा है विड्रॉल से. तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा represents injection into the system. I would go for A, but let me explain the other ones also. गवर्नमेंट के बजट में सरप्लस है. बजट क्या होता है? गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कमाया. ठीक है. टैक्सेशन जो है वो है विथड्रॉल और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो है इंजेक्शन. ठीक है. तो अगर वो कह रहे हैं कि बजट में सरप्लस है तो इसका मतलब ये हो गया कि टैक्सेशन ज्यादा है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम है. तो क्लियरली इंजेक्शंस कम है, विड्रॉल ज्यादा है. तो सिस्टम के अंदर इंजेक्शन कम आ रहे हैं, पैसा कम हो जाएगा. इसको जिसने बाकी मैक्रो पढ़ा हुआ है, सो फॉर यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके अंदर जब तुम एग्रीगेट डिमांड्स की बात करोगे, सो टेक्निकली यू आर सेइंग एग्रीगेट डिमांड इज गोना फॉल डाउन बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू पैसे ज्यादा निकाल रही है और इंजेक्ट कम कर रही है. एनी हाउ. और फिर द रिटेन प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बोला कि कंपनीज अगर अपने प्रॉफिट्स लोगों को नहीं दे रही है, अब लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो क्लियरली दैट्स अ लीकेज. एंड हाउस होल्ड सेविंग इज ऑल्सो अ लीकेज. तो आंसर तो पहले ही बन गया था. इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन. बड़ा जरूरी सवाल है ये वाला. आई थिंक वन ऑफ दीज क्वेश्चन इसी तरह के तुम्हारे सैम्पल पेपर में भी उठा के दिया है इन्होंने इस बार. I think so. I might be getting confused. Which correctly identifies injection, right? So सबसे पहले तुमने क्या करना है, इन सब के नीचे लिख लो withdrawals and injection. Investment, injection ज्यादा है, withdrawal कम है. Government spending, injection ज्यादा है, withdrawal कम है. Import, withdrawal है. ठीक है. Just don't follow the pattern. बट ये सिचुएशन है. इसमें से कौन कौन सी इंजेक्शन है भाई? तो इसमें असल में जो था ना, वो मेरे ख्याल है इसी में ट्रिक था कि ये उल्टा है. यू हैव टू बी वेरी क्लोज, केयरफुली लुकिंग एट इट. कौन कौन से इंजेक्शन आइडेंटिफाई होंगे? क्लियरली ये यस है, ये यस है, आंसर इधर ही निकल आएगा तुम्हारा. और ये नो है. ठीक है. तो उसकी बेसिस के ऊपर दिस इज हाउ यू वुड डील विद दिस. आई विल शेयर. I think I might have sorted out these MCQs also, but yeah.
इसी तरह से ये क्वेश्चन जाते रह रहे हैं। लेटस कल मैंने CIGX माइनस एम, एक ये भी तरीका है, इसी सवाल को इस तरह से भी दे सकते हैं। देखो क्या क्या है, अब्रीविएशन थोड़ा सा याद करने की जरूरत है तुमको। वैसे तो बहुत ही आसान अब्रीविएशन है। इन्वेस्टमेंट के लिए I यूज किया है, एक्सपोर्ट के लिए X है, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेविंग्स, इंपोर्ट एक थोड़ा सा ऑफ है, बाकी तो काफी हद तक सारी चीजें सेम है। आपने करना क्या है, आपने इक्विलिब्रियम ढूंढना है। मैंने कहा दो तरीके इक्विलिब्रियम के, y इज इक्वल्स टू AE CIGX माइनस एम, या विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, यही दो है। Now looking at this question, क्या करना है आपने, आपने ये करना है कि जो 3 इंजेक्शन हैं उसको इक्वलाइज करना है 3 विड्रॉल से। तो ये 3 इंजेक्शन हो गए, IGX और STM इंपोर्ट हो गए। जहां पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए, इस पूरे केस में जहां पे भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, तो आप कहेंगे उस नेशनल इनकम लेवल के ऊपर इक्वलाइज है। आई थिंक पहला पार्ट तो दोनों का सेम ही है, तो 2, 3, 350, बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर 350, और ये थ्रू आउट जो इंजेक्शन हैं वो 350 चल रहे हैं। तो फिर मैंने उसकी इक्वलाइजिंग वैल्यू देखनी है। ये मुझे पता है कि क्लियरली इट्स नॉट ट्रू। 75 becomes 150, 150 प्लस 150 300, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये दो कैंसिल हो गए। उसके बाद 125 प्लस 125, आई डोंट थिंक ये भी है। 87 प्लस 87 160, आई थिंक यही बन रहा है। तो 800 के ऊपर ये दोनों 350 350 इक्वलाइज हो रहे हैं। तो ऑन दैट note, this is how I do it. I'm assuming you're understanding, because if you don't, I would like for you to let me know on the chat or somewhere कि जी नहीं समझ आया how you're doing this. I might have done these with some of you or most of you, but I'm not sure. Moving on जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली काफी हद तक क्वेश्चंस ऐसे ही चल रहे हैं। यू कैन टेक अ लुक एट दिस, अपने एंड के ऊपर देख लो। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, अदरवाइज काफी हद तक तो वही चीजें हैं। या कई बहुत सारे सवाल हैं, बट ऑल ऑफ देम आर टू क्वाइट डिग्री ऐसे ही चल रहा है। या ओके जी। So this sort of like brings us to an end of, no, not an end of, what am I saying? पूरा circular flow के वो diagram, yeah. Leakage and withdrawal pharma are the same thing. So please tell 1 12-mark and 8-marker question attempt process. I will go over that. Let me just come to a topic जिसके अंदर I'm sure कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है। वो एक्चुअली ADAS के अंदर ही हमको कोई सवाल इन्वेंट करना पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो के अंदर आई डोंट थिंक कि इसका कोई 8 या 12 मार्कर बनेगा, हाईली इम्प्रॉबेबल। बट इफ आई वाज टू गिव अ क्वेश्चन, चलो बना लेते हैं सर्कुलर फ्लो के ऊपर। आई डोंट थिंक आएगा, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं। समथिंग अलोंग दिस लाइन, explain the circular flow of income and consider whether it will always be at an equilibrium. Let me create that. Okay. So explain circular flow of income and consider whether equilibrium will always be achieved. I think काफी heavy सवाल है और अच्छा सवाल है, बनता है. Yeah, for this topic, I think MCQ would be more of a relevant one. But like I just created an question, yeah. So first thing, circular flow of income. क्या है? Circular flow of income talks about money and factors of production that enable us to figure out. This question is nowhere. I've just created this based on कि क्या हो सकता है.
यूजली जो तुम्हारा 8 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक एलिमेंट एक्सप्लेन का आ गया है और 2 मार्क का कंसिडर वेदर इक्विलिब्रियम का पार्ट आ गया. आई थिंक yesterday's class or maybe one of the classes के अंदर I might have discussed that with you कि जो 2 मार्क का evaluation आया है वो कंसिडर वाला पार्ट हो जाएगा. So first thing would be you will explain the circular flow of income in a 2-sector economy or a 3 or a 4-sector economy. Mainly knowledge, understanding, and analysis की बात है. This is the diagram that you can actually use in order to explain it. Okay, how households provide factors of production to the firms, and firms provide goods and services to the households, and households make the payments for these goods and services to the firms, who then pay the household the rewards for the factors of production. This is how it would work. However, in this system, there are few withdrawals which take the money out of the circular flow. For example, savings by households and taxes by businesses and imports from buying foreign markets. And then these withdrawals are followed with 3 injections. जिसके अंदर you have the business investments, the government spending on public good merit goods, and spending by the foreigners. This system can have an equilibrium when Y is equals to AE, or when the withdrawals is equals to injection. However, an equilibrium can occur if the income is greater than the expenditure, or if the income is less than the expenditure. The withdrawal is greater than injections and withdrawal is less than injection. So ये इस तरीके से कुछ चीजें हैं. Again, very far-fetched. I don't think इस तरह का सवाल बन भी सकता है. So I won't spend too much time on that. अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो इनके ग्राफ है. Again, I don't think it was a good idea for them to introduce these, but they have. So since they have, we got to talk about this. Now, let me just check कि मैंने कौन से वाले को किया है ज़्यादा. Okay जी. All right. प्रॉब्लम ये है कि ये जब टॉपिक A2 में था तो यहाँ 2 मॉडल्स बना करते थे. ओके, 2 इक्विलिब्रियम्स जब हमने डिस्कस किए हैं तो 2 मॉडल्स भी करेंगे. आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस विद यू गाइस. ओके, नॉर्मली हम A2 में करते हैं, पर जो इस साल की जो नई कुछ रिवाइज बुक्स आई हैं उन बुक्स के अंदर इन्होंने सेकंड वाला मॉडल कराया है जो मैंने कराया है मोस्ट ऑफ यू विद ऑल माय किड्स. 2 डायग्राम्स, एक में मैं पहला इक्विलिब्रियम का स्टाइल जो था वो शो करूंगा और दूसरे वाले में मैं विड्रॉल्स इक्वल्स टू इंजेक्शंस को दिखाऊंगा. नाउ हियर मी आउट. इनकम ऑन द एक्स एक्सिस दोनों के अंदर ये जीडीपी है बाय द वे. 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन मैक्रो लेवल पे, और वाई एक्सिस पे मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मार्क करता हूं. और here we go. हमने कहा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, बल्कि पहले तो सिर्फ 2 सेक्टर को रख लेते हैं. C प्लस I. इनफैक्ट पहले मैं सिर्फ एक ही सेक्टर को देख लेता हूं. C मीनिंग कंजम्पशन. कंजम्पशन होती है लोगों की खर्चे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी नहीं है, जीरो इनकम लोग कमाते ही नहीं है, जीरो, तो क्या होगी कंजम्पशन? तो वी से वेल, लोग भूखे कुछ बगैर कुछ खर्चे किए तो जिंदा नहीं रह सकते. एक एक्स अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग तो उनको करनी पड़ेगी.
तो वो कितनी है? मैंने कहा वो इतनी है। इतनी स्पेंडिंग तो होती ही है। लेट्स से 100 बिलियन की स्पेंडिंग तो होनी ही है, कोई और चांस ही नहीं है, इवन दो इनकम्स आर जीरो। और फिर जब लोगों की इनकम बढ़ती है फिर क्या होता है? वेल, जब इनकम बढ़ती है तो फिर उनकी स्पेंडिंग भी बढ़ती है, राइट? इफ यू थिंक इट फ्रॉम मी एज एन इंडिविजुअल, अगर मेरी इनकम बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा? वेल, अपनी सेविंग्स में से खाऊंगा, राइट? तो मेरी जो इनकम्स है वो माइनस में चलेंगी, सेविंग्स जो है वो माइनस में चलेगी इनिशियली। तो मेरा नीचे वाला जो डायग्राम है जिसको मैं विड्रॉल और इंजेक्शन का बनाता हूं, उसमें देखो ये 0 पॉइंट है। अगर जीरो इनकम के ऊपर मैं 100 बिलियन की स्पेंडिंग कर रहा हूं, कंजम्पशन कर रहा हूं, तो वो कहां से आ रही है? वो आ रही है मेरी सेविंग्स में से। मेरी सेविंग्स इस 0 पॉइंट के ऊपर जो मेरी सेविंग्स होंगी वो नेगेटिव जीरो होंगी। यू गेट हाउ आई एम डूइंग दिस? हाउ डिड आई डू दिस? इफ आई एम मेकिंग जीरो इनकम, आई गॉट स्पेंड सम अमाउंट। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? मेरी नेगेटिव सेविंग्स में से आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर जैसे जैसे मेरी इनकम्स बढ़ेंगी मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। चलो, तो ये लाइन शो कर रही है मेरी कंजम्पशन का पैटर्न। दिस लाइन इज शोइंग माय कंजम्पशन, हाउ इट वर्क। When my income is zero, I'm still spending something. Then when my income starts to go up, my spending increases also. The richer I am, the more spending I do. Fair enough. This is how consumption looks like. तो सेविंग्स कैसे दिखती है? The thing is, उसके लिए मैं कमा क्या रहा हूं, पहले तो मैंने वो देखना है। Now this next part is very important. तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन बनाता हूं, इनकम लाइन। वो इनकम लाइन दिखाती क्या है? वो इनकम लाइन ये दिखाती है कि अगर मैंने 100 कमाया तो 100 खर्च कर दिया। अगर मैंने 200 कमाया तो मैंने 200 खर्च कर दिया। अगर मैंने 300 कमाया तो मैंने 300 खर्च कर दिया। Do you understand what I'm trying to do here? So in a way, what I am doing is, थोड़ी सी वेरिएंस है, just ignore that please. ये जो मेरी इनकम लाइन है, ये मेरी एक कंपैरिजन की लाइन है, and you will just see the link in just a second. हो ये रहा है, इस पॉइंट पे जो मैं पैसे कमा रहा हूं 200 मिलियन, वो मैं खर्च भी कर रहा हूं। इससे कम अगर इनकम है तो मेरी इनकम 100 है लेकिन मेरा खर्चा 100 से ज्यादा हो रहा है, डिस सेविंग आ रही है, दैट मीन। तो मेरी इनकम जीरो है और मैं एक्स अमाउंट खर्च कर रहा हूं, तो ये सारी डिस सेविंग है। जब मैं 300 कमा रहा हूं तो मेरी खर्चे कम है, ये सेविंग्स है। सो टेक्निकली व्हाट्स गोइंग ऑन हियर इज all these incomes are representing saving. All these incomes here are representing this saving, and this is the point where my savings is zero. I hope I'm making sense here as to what's going on. Sort of like one might say कि ये तो break even जैसा दिख रहा है, right? It is looking like that, close to like that, but the idea is from मैं क्या कमा रहा हूँ उसमें से कितना खर्च कर रहा हूँ और जो बचा वो सेव हो रहा है। अब मैं सेविंग्स की लाइन कैसे बना सकता हूँ? बहुत सिंपल है। जीरो इनकम पे जो मैं खर्च कर रहा था वो सारी मेरी सेविंग्स में से निकल रही है, ठीक है? 100 की इनकम के ऊपर मेरी इनकम कम है, सेविंग ज्यादा है, कितना डिस्टेंस है? वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो ये इतना होगा। सेविंग्स है लेकिन थोड़ी सी। 200 इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस अगर मैं 200 कमाता हूं और वो सारा खर्च हो रहा है, जैसे कंजम्पशन दिखा रहा है, 200 कमाया, 200 कंज्यूम किया, तो सेविंग्स क्या होनी चाहिए? सेविंग जीरो होनी चाहिए।
उसके बाद अगर मैं 300 कमाता हूं तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, मेरी सेविंग्स बिल्डअप होनी चाहिए। तो टेक्निकली बिकॉज आई हैव माय 2 पॉइंट्स, आई कैन कनेक्ट देम एंड आई कैन गेट माई सेल्फ अ सेविंग्स का ग्राफ। ये सेविंग्स का ग्राफ कोई रैंडम ग्राफ नहीं है, इट हैज linkages to the graph above because an equation is जो मैं पैसे कमाता हूं उसका एक हिस्सा मैं कंज्यूम करता हूं और एक हिस्सा उसका मैं सेव करता हूं। अगर मैं 100 रुपीज कमाता हूं, अगर उसमें से मैं 80 कंज्यूम करता हूं तो मैं 20 सेव करता हूं। ये बेसिकली उस तरह से आया है। और जो मैं पैसा सेव करता हूं वो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूं, राइट? बिकॉज कंजम्पशन तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो हैंस आर टू सेक्टर की पहली इक्वेशन आ जाती। अब वो इक्विलिब्रियम की तरह अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है। क्यों नहीं आया? बिकॉज टू सेक्टर में सी प्लस आई होता है, यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन है, ठीक है? यहाँ सिर्फ सेविंग्स है। विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल में मुझे आई को इंट्रोड्यूस करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितनी है? आई विल ब्रिंग अप अ वैल्यू। लेट्स से बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 100 की। 100 की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जितनी भी अमाउंट है, द थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट को हम अस्यूम करेंगे कि इनकम बढ़े या कम हो, इन्वेस्टमेंट को फर्क नहीं पड़ता। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं ऑटोनमस है। ऑटोनमस मतलब इंडिपेंडेंट है, इनकम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनकम कम हो या इनकम ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है। लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट यहां मैं बना लेता हूं ऐसे, ये इन्वेस्टमेंट शो कर रही है और वट एवर अमाउंट, लेट्स से 80 हो सकती है। तो जो पैसे सेव किए थे 80 मिलियन, वही इन्वेस्ट हो गए। जहां जितने पैसे बाहर निकले और वही पैसे वापस सिस्टम में आ गए टू सेक्टर के अंदर, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बिकॉज सेविंग इज इक्वल्स टू investment, the withdrawal is equals to the injection। लेकिन ऊपर वाला तो अभी इनकम्प्लीट है, ऊपर वाले में तो सिर्फ सी है। तो यहां जितने से मैंने इन्वेस्टमेंट को ऐड किया है उसी एग्जैक्ट अमाउंट का, लेट मी शो यू एग्जैक्ट अमाउंट कितना बनता है। लेट मी ऐड दिस थ्रू दिस पर्पल। इतनी ही अमाउंट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेते हैं। What's gonna happen is this curve is gonna jump up by the same amount और ये बन जाता है C plus I, and what you have is your first aggregate expenditure AE0, जहां पे C is equals to I है। you have a two sector और दोनों के अंदर 300 मिलियन के अंदर ये केस इक्वलाइज हो रहा है। I've tried to give you an understanding overall. Honestly, it's not fair to you guys because A2 के अंदर हम बहुत ही properly इसको numbers के साथ करते हैं। They apparently don't want you to have that amount of information. Let me take you back to the syllabus. इस syllabus के अंदर इसका कितना हिस्सा they expect you to know. Let me see if I can find the breakdown of it. Macro side. Yeah, let's see if we've covered most of the stuff or not. So introduction of the circular flow of income के अंदर closed economy versus open economy, जिसमें क्या होती है closed economy, जिसमें international trade X minus M नहीं है और open economy में X minus M है। The flows of income between households, firms, government and international economy, वो जो मैंने diagram कराया था, basically that is that. Injections and leakages I've done with you.
and equilibrium and disequilibrium I've mentioned with you. They have Susan Grant की book के अंदर, नई वाली के अंदर, they've done the diagram, so I would assume that diagram would be in any way, उसमें भी जो diagram है वो ये वाला diagram है जो उन्होंने consider किया हुआ है, the lower one, so I don't know how else to basically deal with that. होता ये है, so I will upload this lecture so you can go over this, what I've just explained, because I haven't done that with most of you. अब बात यह है कि ये तो टू सेक्टर है, C+I, where is government spending and where is the taxation, उसकी तो बात ही नहीं हुई भी है. So the thing is, अब वो सारी चीजें एड ऑन होती हैं सिस्टम के, किस तरह से एड ऑन होती है? अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस तरह से हमने ऐड किया, ये जो चेंज मैंने इसके अंदर ऐड किया है अनदर 50 बिलियन का, लेट्स से, उसकी वजह से ये I plus G बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इंजेक्शन. लेकिन इफ यू नोटिस फिशी थिंग, I plus G टू 3 सेक्टर, लेकिन ये S तो सिर्फ 1 सेक्टर है, इसके साथ हम यहाँ T ऐड कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे सेविंग्स प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये आपका हो गया 3 सेक्टर का इक्विलिब्रियम. जिस अमाउंट से मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसी अमाउंट से मैं यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऐड करूंगा. कोशिश करते हैं एग्जैक्ट चेंज ला के देख सकूं मैं. सो आई थिंक दिस इज द अमाउंट. तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आई कैन से C plus I plus G, ये 3 सेक्टर हो जाता है इस तरीके से. और फिर इसके अंदर अगर मैं और फर्दर एड ऑन कर लूं X एक्सपोज को, तो ये हो जाएगा C plus I plus G plus X, और यहाँ पे भी मैं उस X को ऐड कर दूं बाय द सेम अमाउंट, तो आई विल हैव I plus G plus X and S plus T plus M, और ये आपका 4 सेक्टर इक्विलिब्रियम मैच हो जाएगा. So sort of like this is how you go about from a 1 sector to 2 sector, जहाँ पे equilibrium आता है, to 3 sector to 4 sector. Complicated stuff, I know. Honestly, बस थोड़ा बहुत ये डायग्राम्स के अंदर तुमको ये पता हो कि as long as y is greater than AE or y is less than AE is disequilibrium, and withdrawal equals to injection अगर नहीं है तो disequilibrium है. I think that would be sufficient for this, but you can go over this lecture in your own time also a little later. ठीक है, so I'll just stop here for the day, and next topic for tomorrow, ADAS. I would like you to go over it. I'll send you the link on the group also. You can check it out in the drive. I don't think it's much of a long lecture, probably half an hour or 40 minutes maximum. So cover that for tomorrow so that we can do the essays tomorrow. Kal 12 baje, we're going to be dealing with essays. All right. So I'll see you guys later. Take care.